नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी व राजस्थान राज व्यवस्था का जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम भारतीय संविधान के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आ जाइए, भारत के संविधान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को, थोड़े से लेंथी प्रश्न है इसलिए प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 15 से 20 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। आप पहले उत्तर को एज्यूम करेंगे कि क्या उत्तर हो सकता है, फिर अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो हम मिलकर एक एक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये कल का जो टेस्ट था पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, उसी का एक पोर्शन है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भूगोल को कंप्लीट कर लिया, इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है, और राजस्थान राज्य व्यवस्था को हमने कर लिया। अब हम भारत के संविधान को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, भारत के संविधान के एक एक प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं क्या दिया गया है इस पेपर में भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, थोड़े से लेंथी प्रश्न है, थोड़े से बेहतरीन लेवल के प्रश्न हैं। आप पढ़ने का प्रयास करेंगे और ढंग से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 सेकंड या 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। आपको इन विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना है और इन विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करके आपको ये बताना है कि कौन से आधार पे लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की स्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो हटाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, यानी हटाने का निर्णय ले लें, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें तो हटाया जा सकता है। 15 सेकंड का समय है, सोचें, आंसर देने का प्रयास करें, फिर हम सॉल्व करेंगे। आपके लिए 15 सेकंड का समय। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। एक नंबर ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की स्तुति, स्तुति मतलब प्रधानमंत्री के परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति हटा देंगे, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता, ध्यान से समझे। हालांकि सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुमत का बहुत बड़ा रोल होता है। लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत हो, लोकसभा में आमतौर पे प्रधानमंत्री बहुमत का नेता होता है ना, बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का वैसे तो रोल होता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने में प्रधानमंत्री का रोल नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष को तब तक नहीं हटा सकता जब तक लोकसभा सर्वसहमति से अध्यक्ष को हटाने की बात ना कहे। इसलिए केवल प्रधानमंत्री की बात करना ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हमारा गलत है। दूसरा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, ये हो सकता है। यदि लोकसभा इस प्रस्ताव को पारित कर दे कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाना है आधार पे, तो हटाया जा सकता है, ये हो सकता है। एक बार इसको हम रखते हैं विकल्प को। तीसरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, मैंने फिर से कहा कि लोकसभा तो हटा ही सकता है बहुमत के आधार पे, लेकिन प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होता, इसलिए लोकसभा और प्रधानमंत्री दोनों को मिलाना भी जायज नहीं होगा। यानी प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का निर्णय नहीं ले सकते, तो यहाँ से भी प्रधानमंत्री को देखकर हमने इस ऑप्शन को क्या किया, किट कर दिया। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, यदि संसद के दोनों सदन, अब ध्यान से समझने का प्रयास करना है, यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाता है। संसद के दोनों सदन, अध्यक्ष लोकसभा का है तो इसमें राज्यसभा का कोई रूल नहीं है। अब ध्यान से समझना, इस थोड़े से बिंदु को समझने का प्रयास करना। जैसे कोई क्लास है ना, कोई क्लास है और क्लास ए है, और क्लास ए का मॉनिटर गड़बड़ कर रहा है, मतलब कोई मॉनिटर बना हुआ है क्लास ए का, और क्लास ए का मॉनिटर गड़बड़ कर रहा है। अब एक बात बताएं, क्लास ए का मॉनिटर गड़बड़ कर रहा है और कोई क्लास है बी। अब क्लास बी के लोग ये कहें
कि भाई इस मॉनिटर को हटा दीजिए, क्लास ए के मॉनिटर को हटा दीजिए, तो क्या आप हटा देंगे? आपके आंसर बिल्कुल नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर क्लास ए का मॉनिटर गड़बड़ कर रहा है तो क्लास ए के लोग ही निर्णय लेंगे, और अगर क्लास बी का मॉनिटर गड़बड़ कर रहा है तो क्लास बी के लोग ही निर्णय लेंगे। इसका मतलब क्या, मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि संसद के दोनों सदनों को लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार नहीं होता। लोकसभा केवल अपने बहुमत के आधार पे, अपने सदस्यों के बहुमत के आधार पे लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सदनों वाला विकल्प भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। प्रधानमंत्री के कहने पे हटाया जाएगा, ये भी गलत हुआ। प्रधानमंत्री लोकसभा दोनों के कहने पे हटाया जाएगा, ये भी गलत हुआ, है ना। इसमें से सही कौन सा होगा? यदि लोकसभा सदस्य बहुमत के आधार पे ये प्रस्ताव पारित कर दे कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाना है, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसमें विकल्प नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है। ये प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको चुनाव करना है कौन से सही है कौन से गलत है। किसी भी परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता ऐसा नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत हुआ। किसी भी परिस्थिति में ना बढ़ाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ाया कितना जा सकता है, यही अगर आपको पता है तो आप प्रश्न ठीक कर लेंगे। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये विकल्प भी गलत है, ध्यान रखना। हाँ, आपातकाल की बात करें तो आपातकाल जो है वो इमरजेंसी जो है 6 महीने से आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन अगर लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है ना। तो सर ये दूसरा विकल्प क्या हुआ, दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प क्या है सर, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये मुझे ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है, जब तक मैं चौथा विकल्प नहीं पढ़ूंगा कि कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है। चौथा विकल्प क्या है, एक बार मैं तीसरे को छोड़ रहा हूं। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान, भारत के संविधान में लोकसभा के कार्यकाल को 2 वर्ष तक बढ़ाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा विकल्प नंबर 1 गलत हुआ, विकल्प नंबर 2 गलत हुआ, विकल्प नंबर 4 भी गलत हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ साथियों, ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर 3। यदि आपातकाल की घोषणा की गई हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तीसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं। क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। लोकसभा को, प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। यानी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना यह है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, जो ये बताता है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। प्रश्न आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, 15 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें, फिर हम मिलकर इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए विकल्प नंबर 1 को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनकी इच्छा अनुसार, क्या भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को अपनी इच्छा अनुसार समाप्त कर सकता है? अगर आपने पॉलिटी को पढ़ रखा है तो आप ये कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के लिए शब्द प्रयोग होता है रबर का स्टैंप। रबर का स्टैंप, ऐसा स्टैंप जो केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। मैंने पॉलिटी पढ़ाते समय बार बार आपको कहा है कि भारत का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है सरकार का, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कैबिनेट के बगैर खुद कोई निर्णय नहीं लेता। इसका मतलब राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से लोकसभा को भंग करने का अधिकार नहीं होता। पहला विकल्प गलत हुआ। अध्यक्ष, देखिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने का, है ना, लोकसभा में कौन सा कार्य कैसे होना है, ये निर्णय लेने का अधिकार भले ही लोकसभा अध्यक्ष को हो, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को नहीं होता। विकल्प नंबर 2 भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। मैंने अभी आपको कहा कि राष्ट्रपति जितने भी कार्य करता है वो केंद्र सरकार की सलाह से करता है,
यहाँ जो लिखा हुआ है वो तीसरा विकल्प आपको नजर आ रहा होगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पे, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पे लोकसभा को भंग किया जा सकता है नहीं। जी हाँ, मेरा जवाब है किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं चौथा ऑप्शन पढ़ूंगा और देखूंगा कि चौथा ऑप्शन मुझे क्या कहता है, फिर मैं चुनाव करूंगा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, तीसरे ऑप्शन व चौथे ऑप्शन से। चौथा ऑप्शन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का कार्यकाल भंग किया जा सकता है। मैंने कहा कि अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता, दोबारा से अध्यक्ष आया, अध्यक्ष के कहने पे राष्ट्रपति क्या नहीं करता, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष अपना पद ग्रहण ना कर ले, यानी पद ग्रहण करने से कुछ समय पहले तक पुराना लोकसभा अध्यक्ष बना रहता है, ठीक बात। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति से लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त करने की सिफारिश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प नंबर 4 भी हमारा गलत हुआ। तो सही कौन सा विकल्प नंबर होगा? विकल्प नंबर 3 हमारा सही होगा दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से पहले क्या कर सकते हैं? लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि राष्ट्रपति खुद नहीं करेंगे, हमारा केंद्र का जो मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री व उसका जो कैबिनेट है, वो राष्ट्रपति को लोकसभा का कार्यकाल भंग करने की क्या करे? सिफारिश करें। यदि सिफारिश की जाती है केंद्र सरकार द्वारा तो राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमने ठीक कर लिया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आ जाइए चौथे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं का मतलब होता है योग्यताएं। इसका मतलब क्या था दोस्तों? योग्यताओं की बात हो रही है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यानी राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में आपको चुनाव करना है कि राज्यसभा की योग्यता से संबंधित कौन कौन से विकल्प सही हैं और सही है भी या नहीं। क्लियर है? पहला विकल्प क्या दिया हुआ है आपको? पहला विकल्प दिया हुआ है उम्र, यानी राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता है कि उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है, यानी जहां से लोकसभा का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उस राज्य की वोटर लिस्ट में यानी मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। यानी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का उम्मीदवार, उस क्षेत्र की, उस राज्य की वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। दूसरा ये विकल्प है। तीसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी वो किसी भी लाभ के पद पे ना हो। अब निम्न में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में बताती हैं? कौन कौन से विकल्प सही हैं? 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से चुनाव करिए, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न को सही करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, आपका 15 सेकंड का समय खत्म होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष का प्रावधान है, ये ठीक बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा क्या है? राज्यसभा के लिए कैंडिडेट जहां से चुनाव लड़ रहा है उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये योग्यता नहीं है, ये विकल्प योग्यता के बारे में गलत है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यह भी योग्यता में शामिल किया जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में कथन नंबर 1 व विकल्प नंबर 1 व विकल्प नंबर 3 सही है, विकल्प नंबर 2 गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 2, जिसमें से लिखा गया है 1 एवं 3 सही है ना? 2 सही नहीं है। 2 जो लिखा हुआ है, ऐसी योग्यता का उल्लेख भारत के संविधान में या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। आगे बढ़े, आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे चलने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं या प्रदान किए गए हैं? ये 4 विशेषाधिकारों की सूची है, 4 विकल्प आपको विशेषाधिकार के रूप में सूची में दिए गए हैं।
और आपको बताना है कि निम्न में से कौन कौन से ऐसे विशेषाधिकार हैं जो राज्यसभा के पास है। ठीक है, एक बार मैं सभी विकल्प पढ़ देता हूं, फिर आपसे उत्तर जानने का प्रयास करूंगा। अगर आपसे नहीं हो पाता तो हम मिलकर इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। विकल्प नंबर 1, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना व राज्य का नाम परिवर्तित करना। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना व राज्य का नाम परिवर्तित करना, क्या यह अधिकार है राज्यसभा के पास? संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, क्या यह अधिकार है राज्यसभा के पास? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन का निर्धारण करना, क्या यह अधिकार है राज्यसभा के पास? और चौथा विकल्प है चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या को निर्धारित करना, क्या ये विकल्प है राज्यसभा के पास? इन चारों में से कौन कौन सी शक्तियां राज्यसभा के पास हैं? 15 सेकंड का समय है, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें, फिर हम मिलकर इसका उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, आपका समय खत्म हुआ। पहला विकल्प, राज्यसभा राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये राज्यसभा का अधिकार नहीं होता। ऐसा करने का अधिकार दोस्तों संसद को है। संसद को मतलब राज्यसभा व लोकसभा दोनों तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन केवल राज्यसभा राज्य क्षेत्र में परिवर्तन या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका मतलब पहला विकल्प हमारा गलत हुआ, राज्यसभा के संदर्भ में ठीक नहीं है। दूसरा, संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव करना, ये मुझे कहीं ना कहीं ठीक नजर, लेकिन तब तक मैं ऑप्शन डन नहीं करूंगा जब तक अगले विकल्प में ना पढ़ लूं। एक भारत के संविधान का अनुच्छेद, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा को अधिकार है कि वो क्या कर ले। अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा को अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए क्या कर सकती है, प्रस्ताव रख सकती है। अनुच्छेद 312, ठीक है ना, ये राज्यसभा का अधिकार है। लेकिन आगे वाले विकल्प पढ़ेंगे, फिर हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना व राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन का निर्धारण करना। दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो प्रावधान किया जाता है या राष्ट्रपति की पेंशन के लिए जो प्रावधान किया जाता है, ऐसा निर्धारण करने का अधिकार भी राज्यसभा के पास नहीं है, ये संसद के पास अधिकार होता है। यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों के पास अधिकार होता है। राज्यसभा अकेली राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया व राष्ट्रपति के वेतन भत्ते पेंशन को निर्धारण नहीं करती। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना, चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण करना, ये कार्य भी अकेले राज्यसभा द्वारा नहीं किया जा सकता। ये कार्य करने का अधिकार किसको है? संसद को है। इन चार विकल्पों में हमने देखा कि पहला विकल्प, विकल्प और तीसरा जो विकल्प दिया गया ये संसद के अधिकार है, नहीं कि राज्यसभा के। लेकिन दूसरा जो विकल्प है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, ये गठन करने का प्रस्ताव रख सकती है, ये अधिकार लोकसभा के पास नहीं होता, ये अधिकार राज्यसभा के पास होता है। और इसको पढ़ते हुए हमने इसका प्रश्न जो सही किया, उस जवाब जो सही किया इस प्रश्न का, वो है विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, विकल्प नंबर नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट क्या लिखा गया है? निम्न कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सही वर्णित करता है? इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसमें लिखा गया है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से चार जो विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्पों में से कौन से विकल्प से संबंधित प्रावधान चौथी अनुसूची में है? सीधी सी बात ये कही गई है। चलिए समझते हैं क्या है चौथी अनुसूची में। आपको सबसे पहले मैं 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसका चुनाव करने का प्रयास करें सही विकल्प का, और अगर नहीं पता तो फिर हम मिलकर पिछले प्रश्नों की भांति इनको सही करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से प्रयास करें, 15 सेकंड का समय ही, समय शुरू होता है अब। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करें। इनमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। चौथी अनुसूची में संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा
जो होता है उसके बारे में प्रावधान है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है। गलत हुआ। इनमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। जी नहीं, ये भी गलत है। भाषाओं का जिक्र भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में है। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जी नहीं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो अनुसूचियां हैं वो अनुसूची 5 है और अनुसूची 6 है। कौन सी? अनुसूची 5 व 6 में जनजातियों के बारे में, अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रशासन व उनके प्रशासन के संचालन के बारे में जानकारी है। यानी पहला विकल्प 7वीं अनुसूची में, जो पहला विकल्प दिया गया इसके प्रावधान 7वीं अनुसूची में है। दूसरा विकल्प जो है भाषाओं के बारे में, उसका प्रावधान 8वीं अनुसूची में है। तीसरा विकल्प जनजातियों के बारे में 5वीं 6वीं अनुसूची में है। दैट मीन चौथा जो विकल्प है, इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ये बिल्कुल ठीक बात है। किस राज्य के लिए कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, इसका जिक्र भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में है और यही कहा गया है। 4थी अनुसूची से संबंधित प्रावधान कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर 4 सही होगा। 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए किस राज्य की कितने सीटों का आवंटन किया गया, इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये चौथा विकल्प जो है, विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से इसको पढ़ें, उत्तर देने का प्रयास करें, है ना। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है राज्यसभा के संबंध में? पहला विकल्प कहता है कि राज्यसभा जो है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दूसरा विकल्प कहता है कि 1/2 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा विकल्प कहता है कि 1/2 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। और चौथा सदस्य कहता है 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। 15 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें। आपका वक्त शुरू होता है अब। चलिए देखिए, जो इसमें आपको इसमें लगभग एक जैसे ही विकल्प है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यसभा का सामान्यतः जो कार्यकाल होता है, सामान्यतः राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। सामान्यतः राज्यसभा के कार्यकाल के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल कभी समाप्त होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं सदस्यों की कार्यकाल की बात करूं, राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल की बात करूं, सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष? 6 वर्ष। और होता ही है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब आप खुद चुनाव करें कौन सा विकल्प होना चाहिए। विकल्प नंबर 1, 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विकल्प नंबर 1 इसमें सही होगा। बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पे। क्या कह रहा है आगे वाला प्रश्न, ध्यान से समझें। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्य सूची के विषय पे ये प्रश्न कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पे यदि संसद को कानून बनाना है, विधि बनानी है, 3 सूचियां होती हैं हमारे संविधान में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय हैं जिसपे केंद्र कानून बनाता है, संसद कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों पे विधानमंडल कानून बनाते हैं, राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। संवर्ती सूची पे दोनों सरकारें, केंद्र व राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन यदि विवाद की स्थिति होती है तो ज्यादा संभावना ये रहती है कि केंद्र सरकार के कानून को महत्व दिया जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई जो राज्य सूची के विषय है, राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने की जो संसद की शक्ति है, उसके बारे में कौन कौन से विकल्प सही है। पहला विकल्प क्या कह रहा है? राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक नजर आ रहा है। दूसरा विकल्प, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ये भी ठीक लग रहा है। ऐसी विधि पूरे भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये भी ठीक है। राज्य सूची में शामिल विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है और यही इसका सही उत्तर भी है। ध्यान रखना, भारत के संविधान का जहां तक मैं एग्जैक्टली याद कर पा रहा हूं, अनुच्छेद 249, आप ध्यान से समझना है। आर्टिकल 249 कहता है
कि भारत के संसद का उच्च सदन राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकता है। शर्त यह है कि राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने के लिए राज्यसभा को पहले तो साबित करना होगा कि जिस राज्य सूची के विषय पे राज्यसभा कानून बना रही है वो विषय राष्ट्रीय हित का विषय है। दूसरा, राज्यसभा राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने के बाद भी तब कानून बना पाएगी राज्य सूची के विषय पे जब राज्यसभा के उपस्थित व वोट देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य संकल्प को क्या कर दे, पारित कर दे। उपस्थित व वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 इस संकल्प को पारित कर ले, दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरा, जो राज्यसभा ऐसी विधि बनाने का जो निर्णय लेगी राज्य सूची के विषय पे, तो ऐसा कानून, ऐसी विधि पूरे भारत पे भी लागू हो सकती है और भारत के किसी विशेष क्षेत्र पे भी लागू हो सकती है। यानी इस विधि को पूरे भारत में ही लागू किया जाए जरूरी नहीं है, भारत के किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। तीनों विकल्प सही है राज्यसभा की कानून बनाने के बारे में, संसद के कानून बनाने के बारे में, राज्य सूची के विषयों के ऊपर। लेकिन चौथा जो विकल्प है ना, गड़बड़ मुझे नजर आया। क्यों? ये इसमें लिखा गया राज्य सूची में शामिल विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। जी नहीं, केवल राज्यसभा नहीं बना सकती, केवल राज्यसभा नहीं बना सकती। इस बात को ध्यान से आपको समझना है ना। राज्य सूची में शामिल विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, केवल राज्यसभा नहीं बना सकती, ध्यान से समझना है। हाँ, प्रस्ताव कौन रखेगा? प्रस्ताव रखेगा राज्यसभा। एक मिनट, इस विकल्प को एक बार थोड़ा सा दोबारा पढ़िएगा इस प्रश्न को। हाँ भाई, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा उपस्थित, ठीक है। हाँ, राज्य सूची में शामिल विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल नहीं, यही विकल्प इसमें गलत होगा भाई। केवल राज्यसभा इसके ऊपर कानून नहीं बना सकती, ठीक है ना। यही इसमें विकल्प गलत होगा। ये ऊपर वाले विकल्प तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे चौथा विकल्प ही गलत नजर आ रहा है। चौथा विकल्प इसमें गलत है, केवल राज्यसभा को ही ऐसा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, राज्यसभा ऐसा लोकसभा भी करेगी, कानून जब बनेगा तो लोकसभा भी शामिल होगी। केवल राज्यसभा का मतलब समझ पा रहे हैं आप? ये गलत क्यों किया? मतलब इसका मतलब यह है कि वो विधि जब बन रही है तो विधि बनने के लिए केवल राज्यसभा की आवश्यकता है, लोकसभा की आवश्यकता ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है, लोकसभा की आवश्यकता होगी, केवल राज्यसभा कानून नहीं बनाएगी। हाँ, ये जो तीन ऊपर वाले बिंदु हैं ये केवल कौन करेगा? राज्यसभा करेगी। कौन सा? राष्ट्रीय हित का विषय घोषित राज्यसभा करेगी, है ना। और उसके बाद उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? संकल्प पारित होना चाहिए। ये राज्यसभा से संबंधित है। ये विधि जो है पूरे भारत में या भारत के किसी भाग पे लागू हो सकती है ना। ये तो भारत के संबंध में है। ये ऊपर वाले दो बिंदु है केवल राज्यसभा के संबंध में है, लेकिन कानून दोनों सदनों द्वारा बनाया जाएगा। इसका मतलब केवल राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। इसमें चौथा ही विकल्प गलत होगा। यही पूछा गया है ना, बारे में सही नहीं, तो चौथा विकल्प सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में बताया गया है कि कौन कौन से विधायन मतलब विधि बनाने से संबंधित प्रस्ताव, कानून बनाने से संबंधित निम्न में से कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। समझ पा रहे हैं? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, देख के आप बताएं इनमें से कौन से ऐसी विधियां हैं, ऐसे कानून हैं जिनको बनाने के लिए राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति लेनी पड़ती है। विकल्प नंबर 1 में लिखा गया है, यदि नवीन राज्यों का क्या करना हो, गठन करना हो, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऐसे कराधान या विधेयक, कराधान से संबंधित, कर लगाने से संबंधित ऐसे विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित जो विधेयक होते हैं राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, और धन विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। फटाफट मुझे बताएं विकल्प को चूज करके कि कौन कौन से विकल्प सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 15 सेकंड का आपके पास समय है।
चलिए, नए राज्यों का गठन करने संबंधित राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, ये भी ठीक है। किसी कर के आरोपण करने संबंधित, कोई कर लगाने से संबंधित कोई कानून बनाना है तो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है, और धन विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों विकल्प सही हैं, उपयुक्त सभी, ये चारों विकल्प सही हैं। इन चारों प्रकार के विधियों को बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। चलिए आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपको पढ़ना है और पढ़ के बताइएगा कि कौन सा कथन सही है। देखिए, एक शब्द आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पुनः स्थापित लिखा गया है, पुनः स्थापित का अंग्रेजी में शब्द समझेंगे तो इसको बोला जाता है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय देना, इंट्रोड्यूस ये शब्द है भाई। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, यानी मैं साधारण भाषा में कह सकता हूं पेश करना, ये कह सकता हूं पेश करना। इंट्रोड्यूस होता है पुनः स्थापित का अर्थ। पहला विकल्प कहता है धन विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस या पेश किया जा सकता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। ये दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, पुनः स्थापित का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, पेश करना। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर से पुनः स्थापित शब्द का प्रयोग हुआ। धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। यानी एक शब्द अगर आपको समझ में आ गया पुनः स्थापित, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पुनः स्थापित का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। अब 15 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, 15 सेकंड का समय है आपके पास। देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है जी। नहीं, लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये ठीक बात है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। चौथा विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य होता है। ध्यान से समझना, बहुत सारे साथी जो है वो इस प्रो टर्म शब्द से कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ये जो प्रो टर्म शब्द लिखा हुआ है, वास्तविक रूप से ये वही शब्द है जिसको आप प्रोटेम स्पीकर के रूप में पढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर के लिए शब्द प्रयोग होता है, प्रोटर्म। अभी कहता है कि प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य होता है, पढ़ के फटाफट आप बताएं। 15 सेकंड का आपके पास समय है। चलिए, पहला कहता है, पहला विकल्प है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रोटेम स्पीकर क्या नहीं करता? सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करता, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर तो शपथ दिलाने के तुरंत बाद क्या कर दिया जाता है, पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के पास अधिकार ही नहीं रहते। सदस्यों को शपथ दिलवाना, माफी चाहूंगा, ये शपथ दिलवाने के आगे मैंने क्लोज कर दिया, ये ऊपर वाले ऑप्शन के सामने क्लोज करना है। संचालन करना, कार्य का संचालन करना, ये गलत है। सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम, जी हाँ, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है, यानी सदन के सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है, ये ठीक है। आगे वाले विकल्प देखते हैं, फिर पता लगेगा कि सब में से यही ठीक है या और भी कोई ठीक है। स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर की चुनाव की संभावना हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीकर के रूप में भी काम नहीं करता प्रोटेम स्पीकर। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है, चेक करना कि वह सही है, ऐसा भी नहीं है। प्रमाण पत्र वगैरह है, चयन प्रमाण पत्र प्रोटेम स्पीकर द्वारा नहीं चयन किए जाते। इसमें सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2।
प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है सदस्यों को, सदन के सदस्यों को शपथ दिलवाना। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे साथी जिन्होंने पॉलिटी पहले पढ़ रखी है उनको पता होगा कि जैसे ही नए चुनाव होते हैं तो नए चुनाव होने के बाद आमतौर पर राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य होता है आमतौर पर सदन में, उसको क्या करता है, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। और अस्थायी अध्यक्ष क्या करता है, सदस्यों को शपथ दिलवाता है। शपथ दिलवाते ही जो अस्थायी अध्यक्ष है उसका काम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को समझना है, प्रोटेम स्पीकर केवल शपथ दिलवाने का काम करता है, बाकी इसका कोई कार्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिंदु पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 52, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण शामिल होते हैं। मतलब ये कहता है कि सामान्यतः जो वित्त संबंधी विधेयक होते हैं, वित्त संबंधित विधेयक होते हैं, उनमें कितने चरण होते हैं, कितने चरणों से गुजरता है। ठीक है ना, आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा, बजट पर चर्चा की जाएगी, विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा, लेखानुदान की मांग की जाएगी, वित्त विधेयक को पारित किया जाएगा, और नीचे कूट दिए गए हैं, इनमें से चुनाव कर रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, 15 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से चुनाव करें सर। हाँ जी, इसमें जो गलत है ना वो लेखानुदान वाला गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। लेखानुदान वास्तविक रूप से बजट से अलग चीज है। बाकी चरण ठीक है, सबसे पहले बजट पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, फिर बजट पे चर्चा की जाती है। बजट पे चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा क्या किया जाता है, कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता प्रस्ताव, है ना, कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता प्रस्ताव, कई प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, मितव्ययिता प्रस्ताव लाया जाता है, यानी चर्चा के बाद प्रस्ताव लाए जाते हैं, कई प्रकार की पढ़ा है हमने। विनियोग विधेयक, है ना, उसके बाद क्या होता है ना, जो प्रस्ताव में कटौती करने के बाद या फिर बहस होने के बाद जो भी आखिर मांगे स्वीकार की जाती हैं, मांगे जो होती हैं उनको, उनके लिए पैसा मंजूर करने के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाता है, और विनियोग विधेयक पेश किए जाने के बाद वित्त विधेयक को पारित करना पड़ता है। ठीक है ना, ये 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, कौन से में 1, 2, 3, 5, ये वाला विकल्प सही होगा। लेखानुदान क्यों गलत होगा, लेखानुदान इसलिए गलत होगा क्योंकि लेखानुदान एक अलग से प्रावधान है। यदि किसी वर्ष, आमतौर पे फरवरी के महीने बजट पेश कर दिया जाता है, लेकिन यदि किसी वर्ष बजट 31 मार्च के बाद पेश हो, 31 मार्च के बाद बजट पेश हो, या माफी चाहूंगा पारित हो, तो सरकार क्या करती है ना, पिछला जो बजट है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि इस वर्ष जो बजट बना वो हालांकि इस वर्ष थोड़ा अलग हो गया, एक अंतरिम बजट पेश किया सरकार ने। पिछले साल का उदाहरण ले लेता हूं, जैसे फरवरी 2022 में सरकार ने जो बजट पेश किया था, तो फरवरी 2022 में सरकार ने जो बजट पेश किया, ये कब तक चलना था भाई, फरवरी 2023 तक। अब मान लीजिए कि फरवरी 2023 में बजट, फरवरी 2023 में तो बजट खत्म हो गया था, पिछला जो बजट था, लेखा जोखा जो था वो खत्म हो गया था। अब मान लीजिए कि फरवरी में नया बजट पारित ही नहीं हो पाया, है ना, और फरवरी के बजाय 31 मार्च के बाद पारित हो रहा है बजट, तो होगा क्या कि अब जो मार्च के महीने में जो कुछ समय के लिए सरकार को पैसा चाहिए, है ना, बिना बजट के अपने सिस्टम को चलाने के लिए, उसके लिए जो पैसा मांगा जाता है ना, उसे कहते हैं लेखानुदान। लेखानुदान एक अलग से अनुदान है। यदि 31 मार्च के बाद बजट पारित होता है तो लेखानुदान की मांग की जाती है, सरकार अपने कुछ समय के लिए खर्चों को चलाने के लिए लेखानुदान की मांग करती है। इसका मतलब सामान्य जो वित्त विधेयक पेश होते हैं उनमें लेखानुदान शामिल नहीं होता, उनमें बजट का पेश करना होता है, बजट पे चर्चा करनी होती है, विनियोग विधेयक पेश करना होता है और वित्त को पारित करना होता है। इसमें लेखानुदान को हटा देंगे तो विकल्प नंबर 1, 2, 3, 5 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए नेक्स्ट बिंदु पे समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को क्या लिखा हुआ, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 आपको कथन दिए गए, आपको बताना है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होते हैं, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा गलत है, वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होते, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, है ना। हालांकि वित्त विधेयक एक नहीं 2 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं, हम कभी संसद की चर्चा करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे, है ना, आर्टिकल 117 के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, आर्टिकल 117 सब क्लोज 3 और आर्टिकल 117
सब क्लोज फर्स्ट। दो प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो साथी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। संसद के किसी भी सदन में नहीं वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। और चौथा कौन सा होगा, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक। हालांकि वित्त विधेयक के बारे में डिटेल में कभी बाद में जानेंगे, काफी सारे प्रावधान है वित्त विधेयक के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते। संसद के अधिकारों में सम्मिलित है, संसद के, माफी चाहूंगा, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। निम्न में कौन से संसद के अधिकारी होते हैं? ठीक है ना, विकल्प आपके सामने है, पढ़े, जवाब दे। 15 सेकंड का समय है, 15 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। देखें, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, हमने पढ़ा है सर, होता है, बिल्कुल अध्यक्ष होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है सर, बिल्कुल उपाध्यक्ष भी होता है। मैंने बताया कि लोकसभा का एक महासचिव भी होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है ना। हालांकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति भारत का राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन माफी चाहूंगा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन होता तो है, इसका मतलब यह है इनमें से कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो लोकसभा व राज्यसभा या संसद के संबंधित नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 चारों विकल्प सही हो जाएंगे। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 4, चारों इसमें सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं। देखिए, इस प्रश्न को समझाने के लिए मुझे आर्टिकल 110 को बहुत में बताना पड़ेगा। अनुच्छेद 110 आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। आर्टिकल 110 किसकी परिभाषा? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्या कहा गया है, शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में हम कभी क्लास में बात करेंगे, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर सारे साथी आप देख रहे हैं मेरी इस क्लास को तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई नया साथी भी जुड़ा हुआ है, हम सोच रहे हैं, एक विचार चल रहा है कि पूरी इंडियन पॉलिटी एक ही क्लास में, मैराथन क्लास में करवा दें, है ना, ताकि जिन साथियों को इंडियन पॉलिटी में दिक्कत है उनको कवर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर आप करवा दो मैराथन क्लास में, एक साथ ही करवा दो पूरी पॉलिटी, तो हम करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। कमेंट करके बताइए कि हाँ सर करवाइए या फिर नहीं करवाना, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है ना। तो वहां हम पढ़ लेंगे कभी धन विधेयक के बारे में। बस इतना याद रखिएगा, संचित निधि या आकस्मिक निधि की प्रतिरक्षा हो, किसी कर को लगाना हो, किसी कर को हटाना हो, कोई ऋण देना हो या ऋण लेना हो भारत सरकार को, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारी चीजें किसके संबंध में होती हैं? धन विधेयक के संबंध में होती है। तो ये क्रय से संबंधित नहीं है, अभी कर से संबंधित है। कर से संबंधित कोई प्रावधान धन विधेयक में शामिल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋण लेने देने संबंधित धन विधेयक में शामिल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा यानी प्रोटेक्शन, बचाव, ये भी धन विधेयक में शामिल होता है। कोई भी जुर्माना लगाना या अर्थदंड लगाना ये धन विधेयक में शामिल नहीं होता। यानी इसमें विकल्प कौन सा गलत हो जाएगा? धन विधेयक में ये वाला उपबंध है वो गलत है, ये वाला गलत है। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कहानी क्लियर है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में जानकारी कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूं तो बहुत डिटेल में ज्यादा समय जाया करना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सूची आप सुमेलित कीजिए, और वैसे इस सूची को सुमेलित आप करने जाएंगे तो एक दो चीजें अगर आपको पता है तो ऐसी सूचियां सुमेलित हो जाती हैं। बड़ा मुश्किल प्रश्न हो जाता है ये, लेकिन फिर भी एक दो चीजें आपको पता है तो आप कर लीजिए, आराम से कर सकते हैं। आपको एक तरफ सूची दी गई है समितियों की और एक तरफ दी गई है सूची। ये कौन से प्रकार की समिति होती है? तदर्थ समिति होती है, अस्थायी। कौन सी? अस्थायी समिति होती है। वैसे स्टैंडिंग कमेटी को भी अस्थायी समिति ही बोला जाता है। थोड़ा ध्यान से समझें, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो साथी पढ़े हुए हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो बता भी दिया है मैंने और कर भी लिया होगा उन्होंने प्रश्न। संसद में दो प्रकार की समितियां होती हैं, कुछ होती हैं स्थायी समितियां, कुछ होती हैं अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां तो वो होती हैं जो नियमित अपना कार्य करती रहती हैं, है ना, और अस्थायी समितियां वो होती हैं जिन समितियों का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। समझ पा रहे? जो स्थायी समितियां होती हैं उन्हें स्थायी समितियां बोला ही जाता है, जो अस्थायी समितियां होती हैं उन्हें तदर्थ समितियां कहा जाता है। ध्यान से समझे, जैसे लोक लेखा समिति है तो स्थायी समिति तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि लोक लेखा समिति कौन सी समिति है? वित्तीय समिति है। कौन समिति? वित्तीय समिति, वित्त से संबंधित समिति है। मतलब हर होता क्या है ना, एक रिपोर्ट तैयार करता है केग,
एक रिपोर्ट तैयार करता है प्रत्येक वर्ष, और केग रिपोर्ट तैयार करके यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है रिपोर्ट में तो वो रिपोर्ट सौंप लेता है लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, ये दोनों समितियां वित्त से संबंधित हैं। कभी संसद पढ़ेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टॉक बाजार स्कैम स्टॉक बाजार, इस शब्द को पकड़े, ये स्कैप लिखा हुआ है, स्कैम है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति। होता यह कि जब कोई भी घोटाला हो जाए, कोई बहुत बड़ा सरकार द्वारा पैसों में अनियमितता बरतने की बात आए, तो एक समिति बनाई जाती है। जैसे आपने पीछे राहुल गांधी को बोलते सुना होगा, सर जेपीसी बना दीजिए, है ना, मोदी जी अडानी जी के जो संबंध है उनके ऊपर आप जेपीसी बना दीजिए, ये बहुत बार आपने सुना होगा। राहुल गांधी सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे, इस विषय पे मैं बात नहीं करूंगा और करनी भी चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत बात है, वो सरकार और विपक्ष का एक मामला है। लेकिन जेपीसी क्या होती है? जेपीसी होती है, इसे बोला जाता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या बोला जाता है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोला जाता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब समझ पा रहे हैं आप? इसे हिंदी में बोलेंगे संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति, थोड़ा ध्यान से समझें। संयुक्त संसदीय समिति ये लिखा हुआ है, देखिए, है ना, संयुक्त समिति। तो समझ पा रहे हैं? इसमें क्या होता है, जब सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं किसी घोटाले वगैरह के, तो एक समिति बना दी जाती है जो जांच करती है। समझ पा रहे हैं? और शेयर बाजार को लेकर एक क्या बनाई गई थी? शेयर बाजार के घोटाले को लेकर एक समिति बनाई गई थी। वो समिति, अब बताइए, घोटाले की जांच करने के लिए समिति बनाई जाएगी, स्थायी होगी अस्थायी? आपके सर अस्थायी। तो ये जो शेयर मार्केट स्कैम घोटाला होगी, ये समिति कौन सी समिति होगी? तदर्थ समिति। अब दोनों को मिला लीजिए आप, अगर दोनों को मिलाने से प्रश्न सही हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आगे करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, एक नंबर ए में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ए में 3 कहाँ है सर? ए में 3 इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी ए में 3 नहीं है, और चौथे में भी ए में 3 नहीं है। दैट मीन 3 किसमें है? ये ठीक है, केवल एक ही ए में 3 है। इसका मतलब ये वाला 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ए में 3 यानी लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है, बी में 4 यानी याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है, बी में ए 4 हो जाएगा, कार्यकारी समिति होती है, और सी में 1 हमने पढ़ लिया। स्टॉक बाजार समिति तदर्थ समिति थी, घोटाले की जांच करने के लिए बनाई गई थी, बाद में उसे समाप्त कर दिया गया था। और डी में 3, डी एक स्टैंडिंग कमेटी है। विभागीय समितियां भी अस्थायी समितियां होती हैं जो क्या करती है, बजट पेश किया जाता है ना, बजट के बाद कुछ काम करती है। 24 विभागीय समितियां होती है, कभी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3। वैसे ऐसे प्रश्न जो है, अगर आपको पूरा भी नहीं आता कौन सी समितियां हैं, 1-2 समितियां अगर आप याद रख लेंगे, मिला लेंगे, तो ये प्रश्न हो जाते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर एक भी समिति का आपको पता नहीं है तो समझने में क्या होती है, आपको दिक्कत होती है। आ जाओ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है, बताएं। अब देखो होता क्या, ध्यान से समझे। पहली कंडीशन तो आप लेखानुदान की बात करें। अभी मैंने लेखानुदान आपको बताया था, लेखानुदान अभी मैंने 2 मिनट पहले आपके सामने चर्चा की है। लेखानुदान क्या होता है भाई? लेखानुदान होता है यदि 31 मार्च तक बजट पारित नहीं होता तो आने वाले कुछ समय के लिए अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए सरकार जिस प्रकार के पैसे की डिमांड करती है उसे लेखानुदान कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी लेखानुदान केवल किसके बारे में बात करता है? खर्च के बारे में बात करता है, आय के बारे में बात नहीं करता। ऐसा खर्च जो सरकार को कुछ समय के लिए मेंटेन करना है। ठीक है, बजट क्या होता है पहले बजट समझो, अंतिम बजट तो बाद में बात करेंगे। बजट होता है आय और व्यय का हिसाब। बजट का मतलब ही होता है आय और व्यय का हिसाब। बजट वैसे भारत के संविधान में शब्द ही नहीं है, भारत के संविधान में शब्द ही नहीं है, बजट शब्द नहीं है, ठीक है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण इसे कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। भारत के संविधान में इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग है, यानी एक वर्ष में हमारे वित्त का पैसों से संबंधित विवरण, कितने पैसे लगे, कितने पैसे आए, आय और व्यय का हिसाब किताब मैं कह सकता हूं। आय और व्यय का हिसाब किताब जो है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट मीडिया द्वारा प्रचलित शब्द है, बजट शब्द भारत के संविधान में नहीं है। यानी बजट आय और व्यय दोनों की बात करता है, लेखानुदान केवल सरकार कुछ समय के लिए खर्चों की बात करता है। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि फरवरी 2022 में जो बजट पेश किया गया, फरवरी 2022 में सरकार द्वारा बजट पेश किया गया पूरे 1 साल के लिए। कब तक? फरवरी 2023 तक। कब तक? फरवरी 2023 तक। कहानी क्लियर है ना? फरवरी 2023 तक। ये सेम कंडीशन कहां हुई?
फरवरी 2023 में जो बजट पेश किया गया वो पेश किया गया कब? फरवरी 2024 तक। लेकिन अब हुआ ये कि अब जैसे फरवरी 2024 आया तो फरवरी 2024 में सरकार फरवरी 2025 तक, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अगले एक साल फरवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक बजट नहीं बना सकती, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, 4 जून को रिजल्ट आना है और रिजल्ट के बाद सरकार किसकी रहे किसी को नहीं पता। सरकार किसकी रही, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ना होकर कांग्रेस की सरकार आ जाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट हो जाए। ये तो जनता जनार्दन का निर्णय है, सरकार कौन सी आती है, समझ पा रहे हैं ना। इसीलिए अब जो फरवरी 2024 में बजट पेश किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे साल के लिए बजट नहीं बनाया गया, बल्कि उतने समय के लिए बजट बनाया गया जब तक चुनाव होने हैं। 3-4 महीने के लिए बजट पेश किया गया। 3-4 महीने के लिए जो बजट पेश किया जाता है, सरकार का जो कार्यकाल शेष होता है, उस कार्यकाल तक जो बजट पेश किया जाता है उसे कहते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट। अब भले ये बजट अंतरिम है, लेकिन लेखा जोखा तो बजट आय और व्यय दोनों का रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने तो अंतरिम बजट समझाने के लिए आपको बोला है। अंतरिम बजट होता है, पूरे साल का बजट नहीं होता। सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला हो तो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए शेष कार्यकाल तक बना बजट होता है अंतरिम बजट। लेकिन बजट का मतलब तो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, आय और व्यय का हिसाब किताब। अब पढ़ते हैं बजट के बारे में, कौन चीज सही है कौन सी चीज गलत है। स्थायी सरकार क्या करती है? लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट का प्रावधान का प्रयोग करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि ये कार्यवाहक शब्द ही गलत है। कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट का प्रयोग क्यों करेगी भाई, समझ पा रहे ना। कार्यवाहक सरकार जो है वो अंतरिम बजट का प्रयोग कर तो सकती है, ये ठीक बात है। मतलब कार्यवाहक मतलब कुछ समय के लिए बने सरकार, लेकिन पहली कंडीशन तो है कि सरकार अगर बनेगी, है ना, तो या तो पूरे समय चलेगी या फिर बजट थोड़ा बाद में पेश हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये गलत है प्रावधान, और इसको सही भी मान लें आप तो जो स्थायी सरकार है वो लेखानुदान का प्रयोग करती है और कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट का प्रयोग करती है। ये कोई जरूरी नहीं है। स्थायी सरकार क्या करेगी, हमेशा लेखानुदान। लेखानुदान मतलब पहले बजट बनाएगी नहीं, बजट देरी से पारित करेगी, देरी से पेश करेगी, और अपने देरी से पेश किए गए बजट के लिए खर्चे क्या करेगी, लेखानुदान से पूरे करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्थायी सरकार ऐसा करे जरूरी नहीं है। यानी पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पत्र, व्यय पक्ष मात्रा से संबंधित है। ये मुझे बात ठीक लग रही है। लेखानुदान केवल सरकार के व्यय यानी खर्चों के बारे में बात करता है। लेखानुदान सरकार के बजट के केवल व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जबकि बजट ये आपको अंतरिम बजट उलझाने के लिए दिया है। लेकिन अंतरिम बजट जो होता है ना, अंतरिम बजट जो होता है वो व्यय आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। इन अंतरिम बजट में खर्चे लगने वाले भी शामिल होते हैं, आने वाले भी शामिल होते हैं। ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा विकल्प ठीक है। आगे बढ़े। इस प्रश्न में पहला विकल्प गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। लेखानुदान जो होता है वो क्या होता है, केवल सरकार के खर्चों के बारे में बात करता है। लेकिन अंतरिम बजट जो होता है भले छोटा हो, कुछ महीने का बजट हो, लेकिन वो केवल खर्चों की बात नहीं करता, वो आय और व्यय दोनों की बात करता है। इसी तरीके से हमने समझा कि यहाँ कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2 सही है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया? ये संसद में लाए जाने वाले कई प्रकार के प्रस्ताव है। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। भाई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। यदि देश में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, देश में बहुत बड़ी कोई घटना हो जाए तो मंत्री का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। अब एक प्रस्ताव और भी है, ध्यान रखना। एक प्रस्ताव का नाम है स्थगन प्रस्ताव। कौन सा? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव भी लगभग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जैसा ही होता है। हालांकि कुछ असमानताएं होती हैं इनमें, जब क्लास में हम पढ़ते हैं तो डिटेल में वहां बताया भी जाता है साथियों को, बच्चों को। लेकिन स्थगन प्रस्ताव भी होता है यदि देश में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो उस घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ समय के लिए संसद के नियमित जो कार्य होते हैं उनको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव भी यही काम करता है। संसद के नियमित कार्य होते हैं उनको स्थगित करके, और जो देश में घटना घटित है इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। और ध्यान आकर्षण का मतलब ये होता है किसी मंत्री का किसी विशेष मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो यही है कहना चाहता है कि ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया। तो भाई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जो काम है वो सेम लगभग स्थगन प्रस्ताव की तरह ही होता है। इसका मतलब इसने कौन से प्रस्ताव को सीमित कर दिया, स्थगन प्रस्ताव को क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है। अब आपको ज्यादातर क्या नहीं करना पड़ता, सदन की कार्रवाई को स्थगित नहीं करना पड़ता,
था। आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी बड़ी घटना की तरफ सरकार का क्या कर सकते हैं, ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं। ये अल्पकालिक चर्चा, ये भी प्रस्ताव होता है, सामान्यतः मंत्रियों द्वारा नहीं, जो गैर सरकारी सांसद होते हैं उनके द्वारा कुछ समय के लिए चर्चा करने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रश्नकाल 12 से 1 होता है लोकसभा में, और 1 से 11 से 12 होता है राज्यसभा में। आधुनिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है, ये भारतीय नवाचार है। प्रश्नकाल दुनिया में कहीं नहीं, माफी चाहूंगा, प्रश्नकाल ये गलत बोला है मैंने, शुरुआती तौर पे 11 से 12 लोकसभा में प्रश्नकाल होता है, और राज्यसभा में जो प्रश्नकाल होता है वो 12 से 1 होता है। शून्यकाल जो होता है वो लोकसभा में 12 से 1 होता है और राज्यसभा में 11 से 12 होता है, और ये भारतीय नवाचार है। शून्यकाल पहले कहीं नहीं हुआ करता था, केवल भारतीय संसद ने ही इसको शुरू किया, और बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसका क्या बढ़ गया, प्रचलन बढ़ गया। आशा करता हूं यहां तक की कहानी क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ध्यान से समझना है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है भाई, लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, क्योंकि केग जो होता है, केग क्या करता है, सरकार की जो वित्तीय अनियमितता है उनकी जांच करता है, लेखा जोखा तैयार करता है, और लेखा जोखा में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो किसको सौंप देता है, वो लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को, ताकि सरकार की जो वित्तीय अनियमितता है उनको क्या किया जा सके, उजागर किया जा सके, है ना। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल सा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति को पेश नहीं किया जाता ये लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, और संसदीय मामलों के मंत्री को भी ये नहीं दी जाती, लोकसभा स्पीकर को दी जाती है। इस बात को ध्यान से समझना है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों पर विचार करना है, बताइए सही है गलत है। फिर से समय दे रहा हूं, एकदम इजी प्रश्न है, समय दे रहा हूं 15 सेकंड का, जल्दी से प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, तब तक मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। लोकसभा तथा राज्यसभा की सर्वप्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल 1978 को पारित करने के लिए हुई थी। जल्दी से बताएं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आपका समय पूरा हुआ। ये तीनों विकल्प सही हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ही है। लोकसभा व राज्यसभा की पहली जो बैठक है वो 1961 में ही बुलाई गई थी, है ना, 1961 में ही बुलाई गई थी। भारतीय संसद में जो दूसरी संयुक्त बैठक है वो बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित 1978 में ही बुलाई थी। तीनों सही है, यानी विकल्प नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों इसमें सही है। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में सही है। जल्दी से सारे विकल्प पढ़ देता हूं, जल्दी से आप 15 सेकंड में जवाब देने का प्रयास करें। राज्यसभा के बारे में कौन कौन से विकल्प सही हैं। ये भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। जल्दी से बताएं। चलिए 25 सेकंड का 15 सेकंड का समय खत्म होता है। ये भंग नहीं हो सकती, राज्यसभा भंग नहीं होती, स्थायी सदन है, बिल्कुल ठीक बात। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सर गलत बात, कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, स्थायी सदन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये ठीक बात है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होते, नहीं, ये भी गलत है। इसके राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं होती, यहाँ 30 वर्ष होता तो मामला ठीक होता, ये 30 वर्ष होना चाहिए था, 25 वर्ष नहीं होता। यानी दूसरा चौथा विकल्प गलत है। राज्यसभा के बारे में पहला और तीसरा विकल्प सही है। पहला और तीसरा विकल्प, अच्छा ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। पहला और तीसरा विकल्प इसमें सही है, बाकी जो दूसरा और चौथा विकल्प है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये कह रहा है कि कितने दिन बाद कोई धन विधेयक है लोकसभा ने पारित कर लिया और वो धन विधेयक राज्यसभा के पास चला गया, कम से कम कितने दिन बाद वो विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा यदि राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया। ये धन विधेयक के बारे में बात हो रही है। 15 सेकंड का समय है, जल्दी से उत्तर दें। 15 सेकंड का समय है, जल्दी से उत्तर दें। ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको। इसका सही विकल्प होगा 14 दिन। 14 दिन तक यदि राज्यसभा
किसी धन विधेयक को पारित नहीं करती या संशोधन के साथ लोकसभा को नहीं लौटाती तो 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः राज्यसभा से पारित माना जाता है। आ जाइए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ध्यान रखना, आमतौर पर संसद की जितनी भी समितियां होती हैं उनका कार्यकाल होता है 15 सेकंड। आप बताएं, उनका कार्यकाल आमतौर पे होता है 15 सेकंड में। आप बताएं, वेट कर रहा हूं 15 सेकंड, जल्दी से बताएं। सामान्य तौर पे कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष ही होता है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है ना? जल्दी से 15 सेकंड का समय, जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। संसद में SC ST आरक्षित सीटें, याद रखना भाई, संसद में ST के लिए जो सीटें आरक्षित है ना वो है 47। कितने हैं? ST के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो 47, और SC के लिए जो सीटें आरक्षित है संसद में, माफी चाहूंगा, संसद में नहीं, मैंने गलत लिखा है, लोकसभा में SC के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और ST के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। टोटल 131 सीटें ऐसी हैं हमारे लोकसभा में जो SC और ST के लिए क्या होते हैं? आरक्षित होते हैं। यानी इसका सही विकल्प कौन सा होगा? 84। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शायद लास्ट प्रश्न होगा ये। हाँ, लास्ट प्रश्न मेरे ख्याल से, हाँ ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद ज्योग्राफी है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही है या गलत है। ये बहुत बार मैंने जिक्र किया है क्लास में, आप इसको पढ़ के बताएं। आपके पास 15 सेकंड का समय है। पहला कहता है, पहला विकल्प है, संसद अधिनियम 1959 की पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। यानी 1959 का अधिनियम जो है वो कहता है कि कुछ पद ऐसे होंगे जो लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक बात है, 1959 में अधिनियम के माध्यम से संसद ने कई पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया। ठीक बात। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया, यह भी ठीक बात है, संशोधन इसमें 5 बार हुआ है। शब्द लाभ का पद, इस पे थोड़ा गौर करिएगा, बड़ा ध्यान से समझना है। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये लाभ का पद होता क्या है? शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित नहीं है, ये ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, ध्यान से आपको समझना है। लाभ के हाँ उल्टा पढ़ा है मैंने इस विकल्प को। संसद शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, लिखा हुआ है, किया गया नहीं है, ये गलत है। भारत के संविधान में लाभ का पद जो है वो परिभाषित नहीं है। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 सही है, विकल्प नंबर 2 सही है, विकल्प नंबर 3 गलत है। यानी इसमें विकल्प नंबर 1 व विकल्प नंबर 2 सही है, विकल्प 3 गलत है। इसका मतलब सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। कहानी क्लियर है? ये हमने ऑफलाइन क्लासेज में टेस्ट आयोजित करवाया गया, उस पॉलिटी के पेपर को भी हमने सॉल्व कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्न बहुत ढंग से समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मुश्किल पेपर था ये, RS का जो फाउंडेशन बैच है उसका ऑफलाइन टेस्ट था और जानबूझ के पॉलिटी को थोड़ा सा टफ रखा गया क्योंकि RS में बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी को। और पिछले कई एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे, जैसे PTA का एग्जाम हुआ था, बढ़िया पॉलिटी आई थी, अच्छी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए जानबूझ के पॉलिटी का थोड़ा लेवल अच्छा रखा जाता है। अगर आपको दिक्कत हुई हो, कोई भी प्रश्न ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट करें और कमेंट में पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाए। और अगर आप भी हमारे इस टेस्ट में ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको टॉपिक बता दिए जाए और आप अगले टेस्ट से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सिलेबस उपलब्ध करवा दिया जाएगा अगले पेपर का। इस मंगलवार को छोड़कर अगले मंगलवार को जो पेपर होगा है ना, उनके टॉपिक आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और फिर ऑनलाइन टेस्ट के साथ आप खुद की तैयारी को जांच सकते हैं। इसी शब्द के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जितने भी साथी मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरी क्लास में जुड़ने वाले हैं, ऑलरेडी पहले से उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।